तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। गुप्ता कोचिंग क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं हिंदी में वॉवेल्स की ओर, यानी हिंदी में जिसे स्वर कहते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं, यानी ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे हमने एक फिगर के माध्यम से पिछली वीडियोस में आपको समझाया था कि स्वर और व्यंजन में अंतर क्या होता है। जैसे ये स्वर का ये एक छप्पर है, घर है जो कि स्वर का है, और एक ये छप्पर है जो कि व्यंजन का है। तो स्वर के बच्चे कहाँ रहते हैं? घर पर रहते हैं। स्वर के बच्चे घर पर रहते हैं और व्यंजन के बच्चे कहाँ रहते हैं? इलाहाबाद में तैयारी करते हैं। तो एक बार आंधी आई तो इसका छप्पर, स्वर का छप्पर और व्यंजन का छप्पर ये उड़ गया। अब स्वर के बच्चे घर पर हैं तो स्वर क्या करते हैं? स्वर के बच्चे खुद से अपना घर बना लेते हैं, यानी ये किसी की मदद नहीं लेते हैं, ये अपना घर बनाने के लिए पूर्णतः सक्षम होते हैं। इसलिए स्वर क्या होता है कि स्वर पूर्ण रूप से स्वतंत्र बोले जाते हैं, इनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन व्यंजन क्या है? व्यंजन के बच्चे तो बाहर रहते हैं। अब जब आंधी आई तो क्या करेगा? ये स्वरों की मदद लेगा, अपने बगल से कहेगा स्वर से कि व्यंजन बोलेगा स्वर से कि भैया अपने बच्चों को आप ज़रा सा मेरे पास भेज दीजिए, मेरा छप्पर उड़ गया है उसको लगाने के लिए। तो क्या करेंगे? यानी व्यंजन को बोलने के लिए, उच्चारित करने के लिए स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये एक छोटे से एग्जाम्पल से हमने आपको समझाया है। यानी अगर आप परिभाषित रूप में देखेंगे तो स्वर को उच्चारित करने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और व्यंजन को उच्चारित करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यही एक प्रमुख अंतर है स्वर और व्यंजन में। तो स्वर की हम परिभाषा देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब देखते हैं कि इसको कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर देखा गया है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। उच्चारण के आधार, यानी बोलने के आधार पर देखा जाए तो स्वरों की संख्या 10 होती है। कौन कौन सी होती है? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये 10 स्वर होते हैं। कैसे? उच्चारण के आधार पर। लेकिन लेखन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो लेखन के आधार पर हमारे जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं। 13 कौन कौन से होते हैं? ये ऊपर जो 10 होते ही हैं, ऊपरी होता है ना, मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है ये, और प्लस री, अंग, आ, यानी री से ऋषि, अंग से अंगूर और आ से कुछ नहीं। तो ये तीनों मिला करके 13 स्वर हो जाते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। अब स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं कि स्वरों को वर्गीकृत कैसे किया गया है। तो स्वर के जो बांटा गया है स्वर को, उसको 2 चीज़ों के आधार पर बांटा गया है। एक तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर बांटा गया है, और दूसरा बांटा गया है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ का प्रयोग किया जाता है बोलने में ना, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण के आधार पर हम देखेंगे, मात्रा या उच्चारण के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। यानी अगर देखेंगे तो स्वर के 2 बेटे हैं, एक है मात्रा और एक है जीभ का प्रयोग। ठीक, अब मात्रा के भी 3 बेटे हैं और जीभ के भी 3 बेटे हो गए हैं। तो मात्रा के उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार से बांटा गया है। ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व स्वर यानी ऐसा स्वर
ह्रस्व बोलते हैं छोटे को, ह्रस्व मीन्स होता है छोटा। तो स्वर के अगर हम देखेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है। एक मात्रा काल क्या होता है, जितने देर में हमारी आँख की एक पुतली एक बार से बंद होकर के खुल जाती है, तो एक बार जो मात्रा काल का समय होता है वही माना जाता है कि एक बार पलक झपकने को ही बोलते हैं एक मात्रा काल। तो यानी एक मात्रा काल का जो स्वर उच्चरित करने में जो समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किससे कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं जिसमें दो मात्रा काल का समय लगे, यानी थोड़ा सा उससे ज़्यादा समय लगे। छोटी ह्रस्व से एक मात्रा काल है, तो दीर्घ में क्या है, दो मात्रा काल है। तो जैसे अगर देखते हैं ह्रस्व में छोटा हो तो जैसे ये हो गया ह्रस्व अ, और दीर्घ आ लिखना है तो हम लिखेंगे आ, यानी अ बोलने में हमको सिर्फ एक मात्रा काल का समय लग रहा है, लेकिन आ बोलेंगे तो हमको दो मात्रा काल का समय लगेगा। तो यानी दीर्घ स्वर का क्या परिभाषा बनेगा, ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में दो मात्रा काल का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में दो मात्रा काल से भी अधिक समय लगता है। कैसे शब्द बनेंगे, जैसे अगर हमने देखा होगा तो कभी कभी हम लोगों ने मंत्र के उच्चारण में ओम शब्द का उच्चारण किया होगा। तो देखिए ओम शब्द का कैसे उच्चारण करते हैं, ओम, यानी ओ बोल करके काफ़ी देर तक हमने उसको खींचा है और फिर लास्ट में माँ बोला है। तो जैसे ओ लिख करके और बोलते 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 लास्ट में हमने माँ बोल दिया, तो ये जो बीच में उच्चारण हुआ है, जो लंबी सी इसमें मात्रा काल जो समय लगा है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लुत। जैसे अल्लाह बोलते हैं ना, अल्लाह अल्लाह, उसके बाद ऐसे करके फिर लास्ट में बोलते हैं। तो बीच में ये सब क्या है, ये प्लुत स्वर है। इसको बोलने में उच्चारित करने में कई मतलब दो मात्रा काल से अधिक मात्रा का समय लगा है। इसको हम किस का संकेत है, ऐसे यस, जैसे ओम लिखेंगे तो ओ लिख करके ई एम म ऐसे लिखा जाता है कहीं कहीं। तो ये लिखने का मतलब है कि यहाँ पर प्लुत स्वर का यूज हुआ है, उपयोग हुआ है। इसको बोलने में हमें थोड़ा सा समय लेके चलना है। तो ओम, ओ को हम कुछ देर तक बोलते हैं फिर माँ बोलते हैं। उसी प्रकार जीव का प्रयोग के आधार पर इसको बांटा गया है तीन प्रकार से। एक बोला गया है अग्र स्वर, दूसरा बोला गया है मध्य स्वर और तीसरा बोला गया है पश्च स्वर। यानी जीव के जो अगले वाले हिस्से से जिसका उच्चारण होता है उसको क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। जीव के जो मध्य वाले स्थान से उच्चारित होता है स्वर उसे मध्य स्वर कहते हैं, और जीव के पश्च भाग से जो शब्द उच्चरित होते हैं, जो स्वर उच्चरित होते हैं उसे पश्च स्वर कहते हैं। तो ये रहा स्वर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें अभी और बहुत कुछ पढ़ने बाकी। कल की वीडियोज़ में मैंने एक संयुक्त व्यंजन के बारे में थोड़ा सा बताया था। मैंने कहा था कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा फिर से। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। एक छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। देखते हैं इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, जो कि एग्जाम में आने वाला यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है कि छ शब्द किस शब्द से मिलकर बनता है। तो देखिए इसमें एक विशेष रूप से ध्यान क्या देना है कि छ बनता है क और स से, क और स से। क लेकिन कौन सा होता है, क आधा होता है यानी हलंत लगा होता है। पूरा क यानी क में आ होता है तो आ को नहीं जोड़ा जाता है, यानी हलंत हमारा यहाँ पर लगेगा। ये विशेष ध्यान है। वो इसमें यूपी टेट में कंफ्यूजन करने के लिए क्या करता है, क को पूरा लिख देता है और सा को हलंत लगा देता है, तो उसमें गलत हो जाते हैं आंसर ऑप्शंस। तो इसको हमें विशेष रूप से ध्यान देना कि जो पहला वर्ण होता है उसमें हलंत लगता है, दूसरे वर्ण को पूरा पूरा लिखा जाता है। अगर हम ऐसे नहीं समझ पाते हैं कि जैसे अगर हमें पता है अगर स्पेलिंग क्या है, छ की स्पेलिंग है KSH, छ की स्पेलिंग होती है KSH। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे
तो KSH लिखा जाता है 6 को। तो अगर हम देखेंगे तो किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बना है K और प्लस SH से मिलके बना है, यानी K से बना है क और बना SH से बना है स। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से कि 6 शब्द किन किन से मिल के बना हुआ है। अगर तरह देखेंगे तो ये भी हम देखेंगे TR, तरह की स्पेलिंग लिखेंगे TR, तो T बनेगा त से, यानी T बनेगा और R बनेगा र से, तो TR से तरह बनेगा। तो हम देखेंगे TR यानी त और र तरह बनता है, तो ऐसे बनेगा। ज्ञानी कैसे बनेगा, GY से बनता है, GY। N भी लिखते हैं अगर हमको N अलग लिखना है तो, लेकिन इसकी क्या लिखते हैं, G से जा बनता है और Y से या बनता है, YN से बनता है, तो G प्लस Y बोलेंगे ज्ञा। श्रा भी ऐसे बनेगा, बड़े सा से और र से बनता है, तो बड़ा सा होता है SH और R। जब भी हम लोग श्री लिखते हैं ना, श्रीमान, तो SHRI लिखते हैं ना, SHRI, तो स्त्री हो जाता है, यहाँ मात्रा लगा हुआ ई की, तो आई लग गया है, तो श्रा लगता है SHR से। SH से होता है बड़ा सा और होता है R से र। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि पहला जो शब्द लगता है उसमें हलंत लगता है, चाहे हिंदी में आप समझने के लिए इंग्लिश में भी ऐसे लगा सकते हैं कि जो पहले शब्द होंगे वो हलंत वाले होंगे, जो दूसरे शब्द होंगे वो वर्ण होंगे, वो पूरे पूरे होंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।